नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। आज देश में बीजेपी का परचम लहरा रहा है। यूपी बिहार से लेकर एमपी और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में उसकी सरकार है। पूर्वोत्तर में भी कमल खिल चुका है और बंगाल में भी उसने जीत का स्वाद अच्छे से चखा है। तो अब पार्टी का अगला टारगेट क्या है? पार्टी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के अपने उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर चुकी है। तो फिर बीजेपी का अगला मिशन क्या है? आपको जवाब मिलेगा हमारे इस खास शो दक्षिण विजय में। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ तमिलनाडु, वणक्कम। तेलंगाना का विकास, चौतरफा विकास भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकताओं में से एक है। तो 2G, 3G, 4G सारा आपके तमिलनाडु के अंदर है। कैसे? 2G मतलब मारन परिवार की 2 पीढ़ियां, 3G मतलब करुणानिधि परिवार की 3 पीढ़ियां और 4G मतलब गांधी परिवार की 4 पीढ़ियां। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के नाम से भगवान अयप्पा के भक्तों पर दमन न करे। कर्नाटका में देवगौड़ा जी का वंशवाद, तमिलनाडु में करुणानिधि जी का वंश, तो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी भी उसी वंशवाद का झंडा उठाए हुए हैं। विजयन जी, मैं केरल की भूमि पर कहकर जाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि मंदिरों के मामले में सरकार ने हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उसको श्रद्धालुओं पर छोड़ देना चाहिए। बहुत चुनाव देख चुके हैं और जब जनता के भीतर जाते हैं तो पता चलता है हवा का रुख क्या है। आज मैं भाग्यनगर हैदराबाद में खड़ा हूं। पूरा देश जानता है सरदार पटेल न होते तो आज हैदराबाद भारत का हिस्सा न होता। हर चुनौती को कह रहे हैं, दम है तो हमें रोक लो। नमस्कार, मेरा नाम विकास भदौरिया है और इस वक्त हम बीजेपी हेडक्वार्टर में, और आपको पता है कि बीजेपी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। लेकिन पिछले दिनों पार्टी के एक बड़े नेता ये कहते सुने गए कि अगर वो आज पार्टी के अध्यक्ष होते तो उनकी पार्टी का हेडक्वार्टर तमिलनाडु में होता। आप जानते हैं ये नेता कौन है, और इस नेता की बातों से पार्टी की महत्वाकांक्षा साफ साफ झलकती भी है। ये नेता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और आज के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। अमित शाह ने अपने दिल की बात 2017 में उड़ीसा की कार्यकारिणी में भी कही थी। तब उन्होंने कहा था कि पार्टी का, बीजेपी का स्वर्णिम काल तब आएगा जब बीजेपी का कमल दक्षिण भारत में खिलेगा। बीजेपी के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह के मन में अगर इस तरह की बात हो तो समझा जा सकता है कि बीजेपी अपने विजय रथ का पहिया किस तरफ मोड़ना चाहती है। उत्तर भारत में लगातार जीत, पूर्वोत्तर में अपनी सशक्त मौजूदगी, बंगाल की बंजर जमीन को अपने लिए उपजाऊ बनाने और ओडिशा में नई जमीन तलाशने और महाराष्ट्र में फिर से सत्ता पाने के बाद उसकी नजर अब विंध्य से आगे की है। मतलब साफ है, पार्टी के चुनावी अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े का अगला पता अब दक्षिण है। दक्षिण भारत में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य। दक्षिण की बात करें तो बीजेपी का कमल कर्नाटका में तो जोरदार तरीके से खिला हुआ है। इसके इतर तेलंगाना में टिमटिमाती उम्मीदों के अलावा उनके पच्चीनों की आहट कहीं और सुनाई नहीं दे रही। हालांकि पार्टी का लक्ष्य
कदमों की आहट नहीं बल्कि कदम ताल पैदा करने की है। इसके लिए पार्टी तो एड़ी चोटी का जोर लगा ही रही है। साथ ही पिछले कई सालों से दक्षिण भारत में संघ के लोग भी बुनियाद तैयार करते दिखाई दे रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी को अपनी ताकत आजमाने के लिए अखाड़े में कई दांव मिलने वाले हैं। पार्टी इसलिए गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव के साथ साथ ज्यादा सोची समझी रणनीति के तहत दक्षिण का प्लान बनाने में जोर शोर से लगी है। कोशिश ये है कि अगर तराजू का पलड़ा उत्तर में नीचे झुकता है तो दक्षिण में कुछ उठ जाए। उसकी ताजा झलक दिख भी गई है बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में जो हैदराबाद में हुई थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तेलंगाना में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनेगी तो तेलंगाना के शहर, तेलंगाना के हर गांव विकास के लिए यहां और तेजी से काम होगा। जब तेलंगाना राज्य का आंदोलन चलता था, केसीआर कहते थे कि हम हैदराबाद विमोचन दिन मनाएंगे। बताइए भाग्यनगर वालों, हैदराबाद विमोचन दिन केसीआर ने मनाया है क्या? जोर से बोलो, मनाया है क्या? केसीआर जरा बताओ क्यों नहीं बनाया है? आप तो नहीं बना, बताओगे? मैं बताता हूं, वो हैदराबाद विमोचन दिन इसलिए नहीं मनाते कि ओवैसी से डर लगता है, ओवैसी से डर लगता है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो निचोड़ निकला उसके मायने और मैसेज साफ थे। दक्षिण में कर्नाटक को छोड़कर बाकी की 101 सीटों में बड़ा हिस्सा बीजेपी अपने नाम करना चाहती है। इसके लिए जिम्मेदारी भी तय कर दी गई और हमले की दिशा भी। हमले की दिशा यदि परिवारवाद, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और भ्रष्टाचार है तो जिम्मेदार चेहरा होंगे शिव प्रकाश। शिव प्रकाश। शिव प्रकाश बीजेपी में सह संगठन मंत्री हैं। पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, इसलिए हो सकता है कि इस चेहरे से आप अनजान हो, लेकिन बीजेपी और संगठन को जानने वाले जानते हैं कि शिव प्रकाश आखिर बंजर जमीन को कैसे उपजाऊ बना लेते हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश और 2014 के बाद से पश्चिम बंगाल में पार्टी को मजबूत करने और उसे जीत की राह पर ले जाने की जिम्मेदारी शिव प्रकाश के कंधों पर थी। नतीजा किसी से छुपा नहीं है। यूपी में प्रचंड बहुमत और बंगाल में टीएमसी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी। इन्हीं शिव प्रकाश के कंधे पर कर्नाटक को छोड़कर दक्षिण के 4 राज्य तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की जिम्मेदारी दी गई है। इन 4 राज्यों में 3 में बीजेपी का खाता नहीं खुला है, जबकि तेलंगाना में उसके 4 एमपी हैं। शिव प्रकाश संगठन खड़ा करने और कार्यकर्ताओं को फाइटर बनाने के लिए जाने जाते हैं। वो जानते हैं कि पार्टी की जीत की बुनियाद संगठन कैसे तैयार कर सकता है। कर्नाटक के बाद बीजेपी की कामयाबी का दरवाजा अगर दक्षिण में कहीं खुल सकता है तो वो राज्य तेलंगाना है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और पार्टी उसी में अपनी संभावनाएं तलाशेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता शिव प्रकाश आजकल हैदराबाद को अपना केंद्र बनाए हुए हैं। फोकस में तेलंगाना के होने के पीछे वजह भी है। असल में कर्नाटक के अलावा दक्षिण के 4 राज्यों में ये इकलौता राज्य है जहां बीजेपी की जीत का अंकुर पहले ही फूट चुका है। इसे समझने की जरूरत है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 2018 में जब के चंद्रशेखर राव से राज्य में चुनाव करवाए तो बीजेपी को विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट हाथ लगी। लेकिन अगले ही साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 4 सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया। बड़ी बात यह थी कि बीजेपी का वोट शेयर 1 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव के 7% से बढ़कर लोकसभा में 19.7% हो गया। देखिए, बीजेपी एक नेशनल पार्टी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल करता है, उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, तो इसलिए उनको बीजेपी को फायदा हुआ। बीजेपी नई पार्टी भी है, फिर मोदी का इमेज भी इन्होंने बहुत बढ़ाया। दूसरी जो नेशनल पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, वो तो बिखरता टूटता बिखरता हुआ दिखा। बीजेपी की इन 4 सीटों में से एक सीट वो भी है जहां सीएम केसीआर की बेटी
के कविता को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव में निजामाबाद सीट से बीजेपी के अरविंद धर्मपुरी ने 70,000 से ज्यादा वोट से हराया था। दिलचस्प बात यह थी कि अरविंद धर्मपुरी टीआरएस नेता डी श्रीनिवास के बेटे हैं। वैसे विधानसभा चुनाव में 119 में से 88 सीटें जीतने के बाद उम्मीद थी कि कविता को आसान जीत मिल जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। सीएम की बेटी कविता की इस हार का जनता में संदेश अलग गया। बीजेपी इसे इस तरह से प्रचार करना चाहती है कि जनता परिवारवाद के खेल से मुक्ति चाहती है। ये जीत बीजेपी की आंखों में चमक पैदा करने के लिए काफी थी। उसके बाद ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में मजबूत प्रदर्शन ने पार्टी की उम्मीद को और हवा दे दी। वहां बीजेपी ने 4 को 48 सीट में बदल दिया। 2016 चुनाव में उसे 150 में 4 जगह जीत मिली थी, जबकि 2020 के चुनाव में उसका आंकड़ा 48 तक पहुंच गया। बीजेपी के लिए अपनी जीत से भी ज्यादा खुशी की बात यह थी कि टीआरएस का संख्या बल 99 से 56 पर लुढ़क गया और दोनों का वोट प्रतिशत बराबर हो गया, यानी 35-35। हम 4 सीटों पर थे और हम कई गुना आगे बढ़कर के आए हैं और वो कई गुना घटे हैं। यह इस बात को बताता है कि आने वाला विधानसभा का चुनाव वह भी कमल खिलेगा और मोदी जी के विकासवाद को मुहर लगाने के लिए तेलंगाना की जनता भी आतुर है। बीजेपी ने अपना वोटर टेस्ट किया, वो पहली बार आए इतना बड़ा, वो तो नेशनल इलेक्शन जैसे लग रहा था तो म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन, तो उनके बड़े नेता आए और बीजेपी को काफी एक्सपीरियंस हुआ होगा। क्या है एक्चुअल हालात है तेलंगाना में? तेलंगाना में बड़ा नेता है ईटेला राजेंद्र। केसीआर सरकार में मंत्री थे, आजकल बीजेपी में है। केसीआर को छोड़ने के बाद में उन्हें हुजूराबाद सीट में उपचुनाव में लड़े थे, उन्हें भी जीत भी मिली है। अब पार्टी का झंडा बुलंद करने का जिम्मेदारी उन्हें है। बीजेपी उम्मीद हो गई कि चुनाव के पहले ईटेला राजेंद्र के साथ साथ और 7 लोगों को लेके आके पार्टी का विधायक संख्या बढ़ गया जाता है और पार्टी जैसे राजेंद्र का नेताओं को ये मैसेज देना चाहती है जिसका खद्र पार्टी में नहीं है, उन लोगों को बीजेपी का दरवाजा खुला है। जनमा तेलंगाना प्रबंधनमा तेलंगाना इज माय बादशाह। इसी पारिश में राजने वाले थे टीआरएस। बीजेपी की इस उम्मीद के पीछे केसीआर का शासन है। तेलंगाना राज्य जब से वजूद में आया है, वहां पर केसीआर की सरकार है। बीजेपी को लग रहा है कि इस बार माहौल एंटी इनकम्बेंसी का होगा और उसे इसका फायदा मिल सकता है। इसलिए जब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो पार्टी को अच्छे से पता था कि बैठक के अलावा करना क्या है। पीएम मोदी की तरफ से हैदराबाद को भाग्यनगर कहना और फिर योगी आदित्यनाथ के भाग्य लक्ष्मी मंदिर जाने की बात को पार्टी के मिशन दक्षिण से अलग करके नहीं देख सकते। Bharatiya Janata Party's South mission is very clear. We are working on 3 fronts. 1, to highlight the misgovernance of CM KCR and his incompetence to run this state for the last 2 terms. Number 2, the financial irregularities, corruption, which are at the highest, at the peak in this administration's rule in the state. Number 3, his disconnect with the masses and his family rule, the dynastic rule, which is actually undermining the democracy of this state. बीजेपी तेलंगाना में सोशल इंजीनियरिंग पर भी काम कर रही है। राज्य में 19 एससी और 12 एसटी सीटें हैं। बीजेपी दलित बंधु योजना में टीआरएस सरकार की खामियों को मुद्दा बनाकर केसीआर को घेरने की तैयारी कर रही है। बीजेपी की ये रणनीति अगले चुनाव में टीआरएस का खेल खराब कर सकती है। आरोप है कि टीआरएस सत्ता में आने के बाद अपने दलित नेताओं को भूल गई। टीआरएस के मुखिया के चंद्रशेखर राव ने दलित मुख्यमंत्री का वादा किया था, जिसको वो सत्ता में आने के बाद पूरी तरीके से भूल चुके हैं। सीएम के चंद्रशेखर राव के सामने बीजेपी की चुनौती बड़ी है। वो बीजेपी पर हमले का एक मौका नहीं छोड़ते। सियासी कड़वाहट इतनी बढ़ गई है कि राव ने लगातार दूसरी बार पीएम मोदी की तेलंगाना यात्रा के दौरान उनसे औपचारिक मुलाकात तक नहीं की। तेलंगाना की सभा में पीएम मोदी ने भी परिवारवाद को लेकर सीएम चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा।
तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि परिवारवादी पार्टियां किस तरह सिर्फ अपना विकास करती है, अपने परिवार के सदस्यों की तिजोरियां भरती है। इस परिवारवादी पार्टियों को गरीब के दर्द की, गरीब की तकलीफ की न उनको कोई चिंता होती है, न कोई परवाह होती है। इनकी राजनीति सिर्फ इस बात पर केंद्रित होती है कि एक परिवार लगातार किसी भी तरह सत्ता पर कब्जा करके लूट सके तो लूटता रहे। इसके लिए ये लोग समाज को बांटने की साजिश रखते हैं। केसीआर अपने ऊपर लगे परिवारवाद के आरोप से तिल मिलाए हुए, आरोप बेबुनियाद भी नहीं। परिवार केसीआर अपने बेटे, बेटी, भतीजे और दामाद पर मेहरबान रहे। परिवार में संगठन से लेकर मंत्री पद तक बटे। बीजेपी अब इस परिवारवाद पर जबरदस्त हमलावर। सत्ता की इस लड़ाई में बीजेपी कोई भी दांव बाकी नहीं रखना चाहती है। राष्ट्र अध्यक्ष और करीमनगर एमपी बंडी संजय वेमुलवाड़ा सीट और निजामाबाद एमपी धर्मपुरी अरविंद आरमूर सीट ले लड़ने की तैयारी है। सुना जा रहा है केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी भी चुनाव में लड़ सकते हैं। दक्षिण में बीजेपी का फोकस अगर तेलंगाना है तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी के सामने अलग तरह की चुनौती है। आंध्र प्रदेश में इस वक्त वाईएसआरसीपी के जगनमोहन रेड्डी की सरकार है और उनके सामने राजनीतिक विरोधी टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू है, जो कि पहले के मुकाबले काफी कमजोर दिखाई दे रहे हैं। इस राज्य में बीजेपी के लिए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि दक्षिण में अगर बीजेपी सबसे ज्यादा कहीं पर कमजोर है तो वो आंध्र प्रदेश ही है। आंध्र प्रदेश की कुल 25 लोकसभा सीटों में फिलहाल बीजेपी का एक भी सांसद नहीं है और न ही 175 विधानसभा सीटों में बीजेपी का कोई विधायक है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट शेयर महज 0.85% ही था। ये नोटा के वोट से भी कम था, लेकिन अमित शाह की उम्मीदें आसमानी हैं। चंद्रबाबू जी ने तेलुगु देशम का स्वाभिमान, तेलुगु जनता का स्वाभिमान हमेशा अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण सत्ता के बाजार में और बेचने का काम किया। मैं आप लोगों को आश्वस्त करने आया हूं, एक बार आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर दीजिए। अब कभी भी कितना भी करे एनडीए के अंदर चंद्रबाबू नायडू का प्रवेश हम नहीं होने देंगे। हमारे दरवाजे हमेशा के लिए इनके लिए बंद करेंगे। आंध्र में भले ही बीजेपी का जनाधार ना हो, लेकिन उन्होंने अपनी अहमियत कायम रखी है। खबर है कि जगनमोहन रेड्डी आंध्र में किसी गठबंधन के बदले सिर्फ बीजेपी का साथ चाहते हैं। बीजेपी भी यही चाहती है। इसके लिए आंध्र में बीजेपी को हिंदू मुस्लिम मुद्दों से बचना होगा। बीजेपी ने यही रणनीति टीडीपी के साथ अपनाई थी जब वो सरकार में थी। खबर है कि राष्ट्रपति चुनाव में टीडीपी ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है, यानी टीडीपी ने नीतिगत मुद्दों पर बीजेपी से समझौते का दरवाजा खुला रखा है। आंध्र में जगनमोहन रेड्डी की सरकार हो या फिर चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी सरकार, दोनों ही सूरत में बीजेपी किसी एक के साथ हाथ मिलाकर अपने विकल्प खुले रखना चाहती है। भले ही आंध्र में अपने दम पर बीजेपी चुनावी जीत न हासिल कर सके, लेकिन इस फॉर्मूले से बीजेपी को एक नई ताकत जरूर मिलेगी। टीडीपी का कुछ भविष्य मेरे को दिख नहीं रहा, क्योंकि वो उनके जो लोग हैं एक आस्ते आस्ते करके बीजेपी में चले जा रहे हैं। जगनमोहन रेड्डी इज फोर्स्ड टू बी विद बीजेपी एंड बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन। जैसे उनके अगेंस्ट बहुत केसेस हैं, तो उससे वो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ रहे वो। बीजेपी ने 1999 में टीडीपी के साथ गठबंधन कर लिया था और उस गठबंधन को 9 सीटें मिली थी। उसी साल तमिलनाडु से उसके 4 सांसद लोकसभा पहुंचे थे। ये दोनों राज्यों में उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। लेकिन आज की हालत ये है कि इन दोनों ही राज्यों में पार्टी का हिंदुत्व का मुद्दा देश के बाकी हिस्सों की तरह कामयाब नहीं रहा है। ऊपर से
दक्षिण के राज्यों में बीजेपी के पास मजबूत नेताओं की कमी है। इसलिए इस बार बीजेपी को अगर अपने दक्षिण मोर्चे को कर्नाटक से आगे ले जाना है तो उसे इन चुनौतियों को पार करना होगा। बीजेपी के लिए आंध्र प्रदेश जैसी हालत तमिलनाडु में भी है, लेकिन तमिलनाडु का राजनीतिक समीकरण कुछ और है। यहां बीजेपी ने 2021 का विधानसभा चुनाव एआईएडीएमके के साथ मिलकर लड़ा और बीजेपी ने 234 सदस्यों वाली विधानसभा में अपने 4 विधायक जिताकर भेजे। बीजेपी के लिए यहां 20 साल का सूखा खत्म हुआ। अब बीजेपी यहां पर अपने लिए सफलता के और जीत के नए दरवाजे खुलते हुए देखना चाहती है। स्थानीय निकाय चुनाव में उसे आंशिक सफलता मिली थी। उसे नगर निगम में 22, नगर पालिका में 56 और नगर पंचायत की 230 सीटों पर जीत मिली थी। युवा और तेज तर्रार प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई का दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी 25 सीट जीत लेगी। नेताओं के दावे पर यकीन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन बीजेपी जिस तरह से अन्नामलाई को ग्रूम कर रही है उससे भविष्य में उम्मीद जरूर जग सकती है। जो लोग अन्नामलाई को नहीं जानते उनके लिए इस पूर्व आईपीएस अधिकारी के बारे में जानना बेहद जरूरी है। पहले इंजीनियरिंग की और उसके बाद यूपीएससी की परीक्षा पास कर वे कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी बने। 2013 में उनकी पहली पोस्टिंग हुई और 2019 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। 2020 में वे तमिलनाडु के बीजेपी के उपाध्यक्ष बने और अब वे अध्यक्ष पद संभाल रहे हैं। तमिलनाडु में बीजेपी पहले के मुकाबले, जब अडवाणी जी के टाइम पे का हो या बंगारू लक्ष्मण जी का टाइम है, उनसे कहीं ज़्यादा अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत अपना घुसपैठ बनाने में कामयाब हो गया है। जो अभी जो तमिलनाडु के जो बीजेपी चीफ बने हैं, पुराने पुलिस अफसर हैं और काफ़ी एग्रेसिव हैं, तो थोड़ा बहुत लोकप्रियता उनकी खुद की भी बन रही है। तो इससे अनुमान ये लगाया जा सकता है कि बीजेपी पहले से कहीं अच्छा तमिलनाडु में करेगा। वैसे विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की बात करें तो 2021 के चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत सिर्फ 2.62% ही था। राज्य में फिलहाल बीजेपी का कोई सांसद नहीं है, लेकिन तमिलनाडु का सियासी खेल दिलचस्प है और बीजेपी की उस पर उम्मीद भरी नजर भी है। पिछले दिनों ही एआईएडीएम के 2 गुटों में जमकर झड़प हुई। इस झड़प में एक गुट पनीर सेल्वम का था तो दूसरा गुट पलानी स्वामी का। दरअसल तमिलनाडु की एआईएडीएम के पार्टी में भी बगावत हो गई है। जयललिता के सहयोगी रहे पनीर सेल्वम और पलनीसामी के बीच भारी खींचतान हो गई है। इस बीच मद्रास हाईकोर्ट की दखल के बाद पलनीसामी को एआईएडीएमके का अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया है। वहीं ओ पनीर सेल्वम को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया गया है। कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है बीजेपी का हाथ इसलिए लोग देख रहे हैं क्योंकि जब ईपीएस सरकार चला रहे थे और ओपीएस ने रिवोल्ट कर दिया था, तो इन दोनों गुट को इकट्ठे करने में कहीं बीजेपी का हाथ था। और जहां तक मेरा अनुमान है, बीजेपी जो है पलनीस्वामी के साथ जो ऑफिशियल एआईडीएमके है उनके साथ में मिलके आगे अपना राजनीति और चुनावी रणनीति तय करेगी। एआईएडीएमके के बिखरने से समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु में बड़ा दुश्मन तो डीएमके है, जो तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के हर बड़े मोर्चे में खड़ा दिखाई देता है। डीएमके के सीएम स्टालिन न सिर्फ बीजेपी के मुखर विरोधी हैं, बल्कि कांग्रेस का भी उन्हें साथ मिल रहा है और इसलिए डीएमके से बीजेपी की दुश्मनी और तीखी होनी लाजमी है। स्टालिन जी को मैं सुनता हूं भ्रष्टाचार की बात करते। अरे स्टालिन बाबू, अपने गरेबान में जाग कर देखो जरा, किसने किया था 2G स्कैम? आपकी अगल बगल में चल रहे हैं और आप भ्रष्टाचार की बात करते हो। आपके परिवारजनों के घर देखिए जरा, कितने बड़े बड़े महल बन चुके हैं।
मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए और उस वक्त डीएमके पार्टी इसकी सरकार में शामिल थी। सोनिया जी को चिंता है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाने की और स्टालिन जी को चिंता है उदयगिरी को मुख्यमंत्री बनाने की। ना उनको देश की चिंता है, ना तमिलनाडु की चिंता है, उनको अपने परिवार की चिंता है। तमिलनाडु को केंद्र के साथ झगड़ा करे ऐसी सरकार चाहिए या केंद्र के साथ हाथ मिलाकर डबल इंजन ग्रोथ से काम करने वाली सरकार चाहिए? बताओ कौन सी सरकार चाहिए? डबल इंजन चाहिए ना? तमिलनाडु में जो हम कहते हैं डायनेस्ट पॉलिटिक्स कहते हैं, जो हम कहते हैं बस यहाँ पर सरकार नहीं फैमिली सरकार की पॉलिटिक्स चलती है, उसको हमें रोक लगानी है, उसको हमें टोक लगानी है, उसको हमें खत्म करना है। दक्षिण में तेलंगाना के बाद बीजेपी सबसे ज्यादा सक्रिय केरल में दिखाई दे रही है, जबकि फिलहाल केरल में बीजेपी का ना तो कोई विधायक है या ना कोई सांसद चुना गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि केरल में आखिर बीजेपी के लिए ऐसा क्या है? देश में लेफ्ट का एक ही गढ़ बचा है, केरल, जहां उनकी सरकार है। लेकिन केरल अब लेफ्ट राइट की लड़ाई का खूनी गढ़ भी बनता जा रहा है। केरल में बीजेपी के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की विचारधारा को सीधी और बड़ी चुनौती मिल रही है और इसलिए बीजेपी केरल में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। In the South Indian state, the linguistic identity is much more stronger than the religious identity. So the politics of religious polarization as attempted by the BJP in the northern part of the country is rather unpalatable to the southern part except in few pockets. So now the party has to rediscover its political idiom without giving up the Hindutva. So it wants to identify its local indigenous Hindutva narrative. साबरीवाला मंदिर में जब महिलाओं के प्रवेश को लेकर जब हंगामा शुरू हुआ तो बीजेपी ने खुलकर नाराज लोगों का साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो बीजेपी खुलकर सामने आ गई। मैं केरल की कम्युनिस्ट सरकार को और उसके मुख्यमंत्री को चेतावनी देने आया हूं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के नाम से भगवान अय्यप्पा के भक्तों पर दमन न करे। मैं कई ऐसे जजमेंट कोर्ट कर सकता हूं जिसका अमल ही नहीं हो पाया। जलीकट्टू का जजमेंट जिसका अमल नहीं हो पाया, मस्जिदों पर अजान माइक से न बजाने का जजमेंट जिसका अमल नहीं हो पाया, दही हांडी पे हाइट रिस्ट्रिक्ट करने का जजमेंट जिसका अमल नहीं हो पाया, बनारस के अंदर सिया सुन्नी कब्रिस्तान का विवाद जिसका अमल नहीं हो पाया, भगवान पद्मनाभ स्वामी के 7वें भंडार को खोलने का जजमेंट जिसका अमल नहीं हो पाया। केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की आड़ में भगवान अय्यप्पा के भक्तों पर अत्याचार बंद करे। क्या साहस है उनमें कि मैंने जो कहे वो सारे जजमेंट का केरल में इंप्लीमेंट करने का, अमल करने का? तो फिर सिर्फ एक ही जजमेंट के पीछे आप क्यों पड़े? केरल के चर्चित गोल्ड स्कैम ने भी बीजेपी को केरल सरकार पर हमले का एक बड़ा मौका दे दिया। बीजेपी लगातार केरल सरकार को घेरने की कोशिश में रहती है। केरल में संघ बरसों से सक्रिय है, लेकिन चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा नहीं मिलता। बीजेपी की चुनावी लड़ाई केरल के करीब 20% ईसाई वोट में सेंध लगाए बगैर मुश्किल है। एक कांग्रेस पार्टी जैसी सेक्युलर पार्टी मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी है। यहाँ पर तो मुस्लिम लीग के साथ गठजोड़ करते हैं, बंगाल में पीरजादा के साथ गठजोड़ करते हैं और आसाम के अंदर बदरुद्दीन अजमल के साथ गठजोड़ करते हैं जो घुसपैठ कराते हैं, और महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ बैठकर सत्ता का सुख भोगते हैं। बीजेपी ने केरल की 6 सीटों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रखा है, जिसमें तिरुवनंतपुरम, अतिंगल, पत्तनमथिट्टा, मावेलिक्कारा, त्रिशूर और पालक्काड है। इन सीटों पर बीजेपी को सबरीमाला मुद्दे के बाद खासा फायदा हुआ। बीजेपी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में 11.3% वोट हासिल किया था, जबकि सीपीआई ने 25.4% और कांग्रेस को
25.1% वोट मिले थे। केरल में बीजेपी चुनाव दर चुनाव मजबूत हो रही है, लेकिन मंजिल अभी दूर दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर कर्नाटक को छोड़ बीजेपी के लिए दक्षिण की लड़ाई चुनौतियों से भरी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी कहीं पीछे हटती नहीं दिखाई दे रही। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद 4 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसे बीजेपी दक्षिण में आजमा रही है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दक्षिण विजय का जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, उसे अब अमल में लाया जाना शुरू कर दिया गया है। पिछले दिनों बीजेपी ने राज्यसभा के लिए जिन 4 लोगों को नॉमिनेट किया, उनमें केरल के एथलीट पीटी उषा, तमिलनाडु के संगीतकार इलैया राजा, फिल्म बाहुबली लिखने वाले आंध्र के पटकथा लेखक और निर्देशक वी विजेंद्र और कर्नाटक के समाजसेवी वीरेंद्र हेगड़े हैं। बीजेपी एक तरफ राजनीति से दूर रहने वाले दक्षिण की मशहूर शख्सियतों को अपने साथ लाने की कोशिश में है, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण की राजनीति में बरसों से जमे सियासी परिवारों पर हमला बोलने की तैयारी कर रही है। तो कर्नाटका में देवगौड़ा जी का वंशवाद फल फूल रहा है, तमिलनाडु में करुणानिधि जी का वंश राजनीतिक धुरी, तो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी भी उसी वंशवाद का झंडा उठाए हुए हैं। ये वंशवादी नेता सामाजिक न्याय और सेकुलरिज्म की आड़ में, छद्म सेकुलरिज्म की आड़ में भ्रष्टाचार और परिवारवाद में लिप्त है। इन्हें अपने पूर्वजों के नाम पर वोट तो चाहिए, लेकिन जब उन्हीं पूर्वजों के कारनामे खंगाले जाते हैं तो इन्हें मिर्ची लग जाती है। The two-pronged strategy of BJP is to attack regionalism with nationalism, and secondly to create a wedge in the ruling regional parties by countering the family grip over the regional party. It has successfully done in Maharashtra recently by dividing a Shiva Sena. 2014 के चुनावों के बाद बीजेपी ने कई नए रिकॉर्ड बनाए। बीजेपी ने कई दिग्गजों को परास्त किया। बीजेपी ने कई सियासी किले और गढ़ों को ध्वस्त किया। लेकिन दक्षिण में कर्नाटक को छोड़ दें तो बीजेपी मोटे तौर पर बाकी 4 राज्यों में किलों को भेद नहीं पाई और ये तमाम 4 राज्य अभी भी अभेद्य बने हुए हैं। बीजेपी अब दक्षिण विजय के जरिए इन किलों को भेदना चाहती है। केंद्र में कांग्रेस कमजोर है और क्षेत्रीय पार्टियां हवा के रुख के हिसाब से अपना रुख बदलने में माहिर हैं। इसलिए बीजेपी का ये सपना कब पूरा होगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह से बीजेपी अपनी तैयारियां कर रही है, ये कहा ज़रूर जा सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी नेता ये गाना गुनगुना रहे होंगे। गाना कौन सा है? देर लगी आने में तुमको, शुक्र है तुम आए तो, आस ने दिल का साथ न छोड़ा, थोड़ा हम घबराए तो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।